हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जो सीरीज हमारी चल रही है लॉकडाउन सीरीज, जिसमें हमने ये कहा है कि आपका फिजिक्स का पूरा का पोर्शन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, उसी सीरीज में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। इसके साथ आज हम पूरा वर्क एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये ढूंढ रहे हैं भाई कि वर्क एनर्जी पावर की पूरी थियोरी विथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप गलत जगह पे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे उतने ही थियोरी या उतनी ही चीजें बताई जाएंगी जो जेई और नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आपका जो डेरिवेशन होगा वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देख के अपना समय जो है वो बेकार ना करें। यहाँ पे आपको खाली कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले क्वेश्चंस में जो कि जेई और नीट में पूछा जाता है, मैक्सिमम वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए 1 से 1.5 घंटे लगेगा ये पूरा का पूरा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट करने में। अगर आप इस वीडियो को मेरे डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं भाई कि इसके पहले हमने जो है एनएलएम, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्स्ट्रेंट मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपको वो चीजें क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, लेकिन अगर आपका एनएलएम क्लियर नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जाके हमारे चैनल पे वीडियोस देख लो एनएलएम के, ताकि आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पूरा का पूरा अच्छे से एकदम समझ में आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ लार्ज मास m, यानी ये वाला नीचे देखिए यहां पे दिख रहा है, एंड अ स्मॉल मास स्मॉल m हैंग एट द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू अ स्मूथ ट्यूब शोन इन द फिगर। ठीक है, यहां पे मास कैपिटल M लगाया हुआ है, यहां पे स्मॉल मास m है, इसको एक ये ट्यूब है आपकी एक, उससे पास किया गया है। ठीक है, मास स्मॉल m मूव्स अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये मास m है, ये इसके चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, बात समझिएगा जरा। ओके, विच लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द मास स्मॉल m टू द टॉप ऑफ द ट्यूब इज l, and theta is the angle between the angle this length makes with the vertical। ये लेंथ और वर्टिकल के बीच में जो एंगल है वो आपको थीटा दिया गया है। What should be the frequency of the rotation of the mass small m so that capital M remains stationary। ठीक है, जब देखो ये भाई सर्कुलर पाथ पे अपने घूमेगा तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लगेंगे, आपको टेंशन T लगेगा, इस सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वेट mg आपका लग ही रहा है। तो अगर जब टेंशन लगेगा तो ये स्ट्रिंग खींचेगी ऊपर की तरफ, तो कितना इसका जो फ्रीक्वेंसी होना, किस फ्रीक्वेंसी से ये सर्कुलर पाथ पे घूमे कि जो हमारा मास कैपिटल M है वो क्या रहे, एट रेस्ट रहे। ठीक है, चलिए देखिए आपको चीजें एकदम क्लियर हैं। यहां पे अगर आप डायग्राम में देख लो, मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ, ये देखो एंगल थीटा अगर है तो ये वाला भी एंगल आपका कितना होगा, थीटा होगा। सो अब टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए आपका, एक हो गया टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक टी कॉस थीटा हो गया टुवर्ड्स द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये हॉरिजॉन्टल जो सर्कल है, तो ये मास आपका m है, यहां से इसकी तरफ एक आपका जो टेंशन का जो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टी साइन थीटा वो लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप इस स्ट्रिंग की बात करो, क्योंकि यहां पे इस स्ट्रिंग में टेंशन T है मान लेते हैं, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा, T होगा। तो अगर आप कैपिटल M का FBD चेक करो तो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, दैट इज कैपिटल T इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू G। कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई, ये कैपिटल M है आपका। ठीक है, जहां पे आपका T जो है वो क्या है, टेंशन है। भाई फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमें, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। इसके जो आपका इस पाथ पे जो ऑब्जेक्ट घूम रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f फाइंड आउट करनी है। ठीक है, f फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो FBD की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमने FBD ड्रॉ किया कैपिटल M वाले मास का, तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि कैपिटल T इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू G। नाउ अब देखिए अगर आप इस छोटे वाले मास, देखो यहां पे आपको दिखा स्मॉल m, अगर इसका आप FBD ड्रॉ कर रहे हो देखिए, तो इस पे एक वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां से आपको देखो टेंशन T मिल रहा था। ठीक है,
यहां से आपको टेंशन टी मिल रहा था, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए थे, ठीक है। ये एंगल आपका देखिए थीटा था, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए थे, एक हो गया था आपका टी कॉस थीटा और दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया था टी साइन थीटा। तो अगर आप इस एफबीडी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो स्मॉल mg को मेंटेन कर रहा है, यानी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल mg। अच्छा, और इसके अलावा जो टी साइन थीटा है भाई, देखो टी साइन थीटा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है इस फोर्स की वजह से ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कल में घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा टी साइन थीटा की तरफ से। अगर सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता तो टी साइन थीटा एग्जिस्ट भी नहीं करता। आप समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये चीज भी एकदम क्लियर है कि भाई जो आपका टी साइन थीटा है वो आपको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है या तो एम वी स्क्वायर बाई आर, या हम लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर जो है वो है क्या, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। और आर जो है मान लिया हमने कि भाई ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस है, ठीक है। आर जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है, स्मॉल एम आपको पता ही है। तो ये आपका हो गया टी साइन थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन इजी, देखो अब आपको चाहिए एफ, बराबर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, या 2 पाई बाई टी होता है, कैपिटल टी। तो टी 1 बाई टी यानी 2 पाई एफ हो गया, 1 बाई टी आपका एफ हो गया, तो 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, यानी यू कैन से एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। मतलब अगर आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई, देन you can easily calculate the frequency, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हम चीजें शुरू करते हैं। ओके, सो यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में जरा देखिए, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी इज नथिंग बट कैपिटल एम जी। तो ये 1 की वैल्यू 3 में पुट कर देंगे अगर हम, ठीक है, 1 की वैल्यू 3 में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कैपिटल एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू कैन से ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर यहां पे था, तो ये एम आर यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम आर हो जाएगा। अगर आपका ये स्क्वायर है, यहां से आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ इस आर को हम रिप्लेस कर देंगे, इस आर को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें आर इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए, हमने आर खुद से अज्यूम किया, आर आपको दिया नहीं था ना भाई। ये एंगल आपका थीटा है, ये लेंथ एल है, और हमने खुद से यहां पे आर अज्यूम किया है। तो देखो यहां पे हो गया ये साइड अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका आर बाई एल। सो यू कैन से आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। जहां पे आर है वहां पे हम लिख देंगे क्या, एल साइन थीटा। आपको जो डेरिवेशन मिल जाएगा ओमेगा के लिए, दैट इज कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, जहां पे आर है वहां पे हो जाएगा एल साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा हो गया कैंसल, कैपिटल एम जी और नीचे बच गया आपके पास एम एल, स्मॉल एम एल। सो आपको मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई एम एल। ये हो गया आपका क्या, ओमेगा का वैल्यू। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी एफ मिल जाएगी, एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, बराबर। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये होगा, सॉरी ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहां से मिलेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो आपको मिलेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई यानी 1 अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो है आपकी रूट ओवर कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम एल। तो ये हो गया था फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी
तो आपका जो टेंशन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए भाई कमेंट करके बताते चलिएगा कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है, और भाई किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसका डाउट भाई नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर से जरूर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए जरा ध्यान से। क्या कहा गया कि द 4 kg block in the figure is attached to the vertical rod by mean of 2 strings। देखिए ये 4 kg का ब्लॉक है, ये इससे और इससे, ये रॉड है आपकी, ए भी एक रॉड है, यहां से ए पे और यहां पे बी पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। देन द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड। अब इसको रॉड को, ये सिस्टम को पूरा रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं मतलब क्या करेगा भाई, सीधी सी चीज है। रोटेट करने का मतलब क्या होगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑब्जेक्ट जो रोटेट करेगा, जो मास m है वो इस तरह से रोटेट करेगा, बराबर इस तरह से वो मास क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट must the system make in order that the tension in upper string is 60 न्यूटन। कितना जो है वो रिवॉल्यूशन एक मिनट में करे कि जो टेंशन है अपर स्ट्रिंग में वो कितना रहना चाहिए, 60 न्यूटन का रहना चाहिए। एंड व्हाट इज द टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, और अगर टेंशन ये 60 रहेगा तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। 60 न्यूटन की टेंशन रहेगी, और जो नीचे वाला स्ट्रिंग है उसका टेंशन कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। सही है। चलिए तो पहला काम होता है हमारा क्या भाई, कि हमें ड्रॉ कर देना होता है क्या, FBD। ठीक है, तो हम FBDs की ड्रॉ कर लेते हैं। आइए सपोज देखिए क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। हमें निकालना है अगर अब जो ऊपर का स्ट्रिंग है अगर उसमें टेंशन T है, टेंशन इज 60 न्यूटन, तो रिवॉल्यूशन कितना होगा, इसका रिवॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, जब FBD आप अपन ड्रॉ करेंगे, सपोज करिए, ठीक है, यहां पे FBD आपके देखिए ड्रॉ हो जाएगी। ये मान लो एक्सिस है, यहां पे वर्टिकल एक्सिस जिसके चारों तरफ ये मास हमारा घूम रहा है। यहां पे मास मान लेते हैं m है, इस पे एक फोर्स लगेगा mg। क्लियर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें m की वैल्यू पता है, बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका सेंटर है, यहां से यहां पे जो देखो, ये यहां से इस डायरेक्शन में जो टेंशन लगेगा, सपोज ये टेंशन है हमारा T1, एंड यहां से इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है, सपोज ये टेंशन है हमारा T2। तो अब यहां का जो एंगल है आपको नहीं पता, तो मान लेते हैं ये वाला हमारा एंगल थीटा है। तो अब T1 के दो रेक्टेंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो T1 के दो कंपोनेंट हो गए, यहां पे हो जाएगा आपका T1 cos थीटा, और यहां पे हो जाएगा आपका क्या, इस डायरेक्शन में, दैट इज T1 sin थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। इस T2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कहां, mg के डायरेक्शन में एक हो जाएगा आपका क्या, T2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में यानी इसके डायरेक्शन में हो जाएगा आपका यहां पे, इस डायरेक्शन में यहां पे, दैट इज T2 sin थीटा। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखो, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करूं, डायग्राम देखिएगा, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर करूं तो अब देखिए जो T1 cos थीटा है वो T2 cos थीटा और mg को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो हमें मिल जाएगा क्या कि T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा प्लस mg। ठीक है, इस टर्म को आप यहां पे लेके आ जाओ, cos थीटा कॉमन हो जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर आप T2 cos थीटा को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो cos थीटा कॉमन लेके आपको मिलेगा T1 माइनस T2 cos थीटा इक्वल्स टू mg। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है भाई अभी तक? अच्छा, अब देखो cos थीटा की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। ये वाला एंगल थीटा था ना, ये 1.2 दिया हुआ है, देखिए जरा, ये 1.2 दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा 2 है, यानी ये आपका होगा 1। ये देखो A से B 2 है, तो यहां से O से A कितना होगा, ये वाला लेंथ, ये वाला होगा 1।
तो cos थीटा अगर कहोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट OA, है ना। तो हमें मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट OA दैट इज 1 अपॉन हाइपो दैट इज AP दैट इज 1.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 125 यानी 4/5। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 100 कर दोगे, ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। हाँ, कितना हो गया फिर आपका 2, यहां पे हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। तो हमें मिल गया cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 मिल गया, तो हमें मिल जाएगा क्या, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। m हमें पता है दैट इज 4, g की वैल्यू हमने ले ली, मान लो 10। ठीक है, g की वैल्यू हमने कितने ले ली, 10। cos थीटा दैट इज 4/5 यानी उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई 5 ऊपर 4 नीचे, 4 4 कैंसिल, 10 हमें मिल गया क्या, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 10 इंटू 5 दैट इज 50। ठीक है, अब आपको T1 पता है, T1 आपको दिया गया दैट इज 60 न्यूटन। अगर आपकी वैल्यू T1 हो 60 तो 60 माइनस T2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50। अब आपका T2 राइट साइड में चला जाएगा, 50 यहां पे आ जाएगा, 60 में से माइनस यानी 10 हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 हो गया, दैट इज T2। सो टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन। ये तो एकदम क्लियर है, बराबर, ये तो आपको क्या है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये तो वर्टिकल से हमारा निकल गया, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको देखो T1 sin थीटा और T2 sin थीटा दोनों मिलके इस सर्कल को क्या देंगे, इस ऑब्जेक्ट को देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यू कैन से T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर आप यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, T1 प्लस T2 ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए भाई, आपको T1 भी पता है, आपको T2 भी पता है। अब आपको देखो सिंपल चीज क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू है आपके पास दी हुई है 60, T2 है आपका 10, तो T1 प्लस T2 60 प्लस 10 दैट इज 70 इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। देखो हमें cos थीटा पता है तो साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा निकल जाएगा, तो यहां पे देख लो ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस की वैल्यू पता है 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3/5, तो साइन थीटा इज 3/5। अच्छा, डिवाइडेड बाई m और r यहां पे आके डिवाइड हो जाएंगे भाई, m और r आपके यहां पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, हमें r की भी वैल्यू नहीं पता है ना, r बोले तो ये सर्कल ऐसे घूमेगा ना, तो ये हमारा r है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये भी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई m आपको दिया है 4 kg इंटू r की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है, हमें OP स्क्वायर चाहिए, तो AP स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर हो जाएगा। हमें AP पता है, हमें AP पता है दैट इज 1.25, दैट इज 1.25, तो यहां पे हो गया √1.25 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो गया क्या आपका 1.25 स्क्वायर माइनस OP इज 1 स्क्वायर, इसको रूट के अंदर डाल दोगे आपको मिल जाएगा AO, यानी आपको मिल जाएगा R। कैलकुलेशन के बाद इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज नियर अबाउट 0.75 यानी 75/100, 75/100 यानी 3/5, बराबर है 0.5 यानी कितना आ गया 3/5।
बराबर ना, देखो 75 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा यार, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 25 3 जा 25 4 जा सॉरी 3/4। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3/4 है ना। एम आर यहाँ पे देखो एम का डिवाइड हुआ यहाँ पे आर का, ये बात समझ में आ रही है समझ में आ रही है किसी को, ठीक है। ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 4 से ये 4 हुआ कैंसल, 5 से कट करोगे इसको तो हो जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा, तो आपको मिल जाएगा यहां से देखिए फिर से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 3, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 फिर से कैंसिल हो गया, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ओमेगा इक्वल्स टू √14। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई √14, बराबर। ये आपका √14 रेडियन पर सेकेंड, जो भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो एफ आएगी, फ्रीक्वेंसी जो एफ आएगी वो क्या आएगी, एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा इज √14 अपॉन 2 पाई, ये आएगा क्या रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हमें पर मिनट चाहिए तो मिनट को निकालेंगे डिवाइड बाय 60 कर देंगे, हमें यहां मिल जाएगा आंसर। भाई क्लियर है। देखिए मेन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट समझ के ले लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, पहला काम जब जैसे आप देख रहे हो हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं भाई सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, लेकिन बिना एफबीडी के हमारा एक भी काम नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं भाई कि एनएलएम जाके एकदम थोरोली कर लो, ठीक है। भले आप उसके एमसीक्यूज ना करो, बट जो नॉर्मल थ्योरी में आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व करके ले लो, सिंप्लीफाई करके भाई इसका आंसर निकाल दोगे आप लोग, ठीक है, जो कि नियर अबाउट आएगा। इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे तो दैट इज 0.6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, क्या आएगा 0.6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या मिनट की बात कर दोगे तो आएगा 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ अपने, ठीक है, सेक्शन सी, जहां पे आपका शुरू होता है भाई वर्क, ठीक है, जहां पे आपका शुरू होता है क्या वर्क। तो वर्क इज नथिंग बट, देखो एक चीज बहुत अच्छे से बता, 2-3 पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। वर्क इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है फोर्स, यानी W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S या F डॉट ds, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अगर वर्क डन कब होगा, बहुत सही चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो जिस पॉइंट पे है फोर्स लग रहा, अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस होगा, अगर वो पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ एक्शन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर पॉइंट ऑफ एक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन वर्क इज डन, वर्क डन नेगेटिव जो है वर्क डन आपका वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाया और पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव। ये मत कहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही, नहीं, वो रिलेटिव वेलोसिटी में फिर आप अटक जाओगे, चीजें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी फिर। तो आपको ये ध्यान रखना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो किसका डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एक्शन जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया उसका डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज समझिएगा, दूसरी चीज समझिएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन इज, तो वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझिएगा, मैंने बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल थीटा है वो अक्यूट है, यानी 90 डिग्री का है, लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ फोर्स जो जहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल थीटा है, अगर वो आपका अक्यूट एंगल है तो जो आपका वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा तो वर्क डन W जो होगा वो होगा आपका नेगेटिव।
ये बातें समझनी है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते, देखो ये क्वेश्चन खाली आपको दिया गया है चीजें समझने के लिए, ठीक है, चीजें समझने के लिए आपको यहां पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है अ ब्लॉक, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal surface. A block of mass m is pulled along a horizontal surface applying a force at an angle theta with horizontal. मतलब ये हमारा ब्लॉक है, सपोज ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, इस पे एंगल थीटा लगा के पे एक फोर्स F लग रहा है, एंगल थीटा से, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है और यहां से एक फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। Now the coefficient of friction between the block and the surface is mu. इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, दैट इज इसकी वैल्यू है आपकी कितनी, म्यू दी हुई है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका है म्यू, ओके कोई बात नहीं। इफ क्वेश्चन कर रहा है इफ ब्लॉक ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट d ऑन द ब्लॉक। डिस्प्लेसमेंट d हुआ है, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट d हुआ है, तो वर्क डन कितना हो गया, हमें ये ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में, तो अगर ब्लॉक देखो इस डायरेक्शन, यानी जो ब्लॉक मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा F cos थीटा, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा F, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n, अपोजिट टू द मोशन, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो मोशन उसके अपोजिट में लगेगा। उसके अलावा इस पे जो एक काम करेगा वेट mg, इसका वो काम करेगा कैपिटल M इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आपका जो F cos थीटा लगा, देखो फोर्स का कॉम्पोनेंट, F की बातें नहीं होंगी फिर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कॉम्पोनेंट होगा हम उसकी बातें करेंगे। तो यहां पर जो कॉम्पोनेंट है वो F cos थीटा है, ये F cos थीटा की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा हमारा, यानी जो हमारा वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करना है बराबर। तो पहली बात है भाई कि हम इस F की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लेते हैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो मैं डायरेक्टली लिखता F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय d, तो वर्क डन W हो जाता है, इजी, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो मैं लिखता क्या, फोर्स दैट इज F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट d, आंसर आ जाता हमारा वर्क डन का। लेकिन यहां पे भाई फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आ गया है, अब मुझे F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर करो, देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स को चेक करो तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से मिल सकती है, समझ में आ जाएगी, दैट इज क्या, N। अच्छा, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वो होगा आपका यहाँ पे F sin थीटा, ये भी तो काम करेगा। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा N प्लस F sin थीटा इक्वल्स टू mg। इसमें देखो किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को काम चेक करो तो आपको मिलेगा F cos थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू n, बराबर ना, ये मिलेगा ना क्या, F cos थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू n, और n की वैल्यू आपको दी हुई है, नहीं दी हुई है क्योंकि भाई कंपोनेंट आ गए फ्रिक्शन वाले, ठीक है, फोर्स वाले, सॉरी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट था ऊपर वाला, ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने कंपेयर कर दिया। अब भाई अगर मैं यहां से n को एलिमिनेट कर दूं, है ना, एलिमिनेटिंग n, ठीक है, n को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे भाई कि जो n की वैल्यू है यहां से, है ना, यहां से आप क्या कर लो भाई, इस इक्वेशन से आप n की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन से आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mg माइनस f sin थीटा। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, F cos थीटा इक्वल्स टू म्यू, जहां पे n है वहां पे हम लिख देंगे mg माइनस f sin थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बराबर है। अच्छा, अब हम कर लेंगे f की वैल्यू फाइंड आउट। f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, चलो सीधी सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये वाला यहाँ पे आके बन जाएगा क्या, आपका प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा अगर आप एफ कॉमन लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉमन लिया तो आपको आपके पास यहाँ बचता है कॉस थीटा, ये आपका एफ साइन थीटा यहाँ के प्लस बनेगा तो प्लस एफ साइन थीटा, सॉरी प्लस म्यू साइन थीटा, एफ कॉमन ले लिया हमने, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी। आपको यहां से एफ की वैल्यू मिल गई, फोर्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है द वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन W इक्वल्स टू हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, D है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, D है। F की वैल्यू आपको पता है म्यू एम जी, तो आपको F की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या, द वर्क डन। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा, आई होप। कमेंट कर दीजिएगा, बताते चलिएगा, बोर होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, पेशेंस रखिएगा, 1 घंटे में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। बस साथ में बने रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कमेंट करके बताते चलिए भाई, कमेंट करके बताते चलिएगा किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही था हमारा अगला क्वेश्चन। ओके ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is placed on an inclined plane, is placed on an inclined plane which is moving with constant velocity v। ठीक है, इस जो आपका कार है, जो ट्रक दिखाई दे रही है, उसकी वेलोसिटी v है ना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन टाइम t। वर्क डन किसकी वजह से निकालना है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। समझिएगा, इन टाइम t इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। जो ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब अगर यहां पे हमारा एक लौंडा बैठा हुआ है यहां पे, तो इसके लिए जो ब्लॉक है वो एट रेस्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पे बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए क्या है, वो एट रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस पे कितना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी चीज, एक कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान समझ के ले लेंगे, क्या कि वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज और बात समझने की है, डिस्प्लेसमेंट कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको बताया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब आते हैं भाई, हम इस ब्लॉक का यहीं पे एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहां पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज करिएगा। ठीक है, यहां पे एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो भाई इसका यहां पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज थीटा। इसका वेट mg, ये काम करेगा आपका कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। ठीक है, ये एंगल देखिए आपका थीटा था, अगर तो इस mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहां पे हो जाएगा और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में। तो mg का मैंने आपको बताया हुआ था, बाय हार्ट कर लेना है। इंक्लाइंड प्लेन की तरफ जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा होगा। और इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन v हो जाएगी वो यहां पे हो जाएगी, ये क्योंकि ट्रक के साथ मूव कर रहा है ना भाई, ऐसे तो स्लिप करेगा नीचे की तरफ, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखोगे तो वेलोसिटी v की डायरेक्शन आपकी यहां पे हो जाएगी। समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, और
इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, मतलब इसको फ्रिक्शनल फोर्स होल्ड करके रख रहा है, उसकी डायरेक्शन यहां पे एफ होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है। वेलोसिटी पता है, टाइम तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब फिर से एक बात समझेंगे, फिर से हम एक बात समझेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दैट इज mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज F। यहां से आपका काम कर रहा है क्या, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, और देखिएगा बाकी तो हमारा mg cos थीटा भी यहां पे काम कर ही रहा है, यहां पे हमारा mg cos थीटा काम कर ही रहा है। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा, यहां पे देखिए ये एंगल जो आपका बनेगा, यहां वाला एंगल, ये एंगल बन जाएगा आपका क्या, थीटा। ये एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा बना। तो भाई अब मुझे जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखो फोर्स तो हमें F मिल गया, F इक्वल्स टू mg sin थीटा, ये तो क्लियर है। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, mg sin थीटा। लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे है। तो बात समझिएगा भाई, जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहां पे ये जो एंगल बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट with the direction of the frictional, with the axis of the direction of the frictional force, वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v इंटू टी कॉस 180 माइनस थीटा। तो अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता चल गई, अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो हम लिखेंगे work done by the frictional force is equals to frictional force multiplied by the displacement in the direction of frictional force, that is vt cos 180 minus theta। अब देखिएगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू कितनी आई है आपकी, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लो तो mg sin थीटा हो गया ना, F इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, mg sin थीटा। तो हम यहां पे लिख देंगे mg sin थीटा इंटू, देखो v इंटू टी हो गया, v इंटू टी कॉस 180 माइनस थीटा। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस कॉस थीटा। यानी आपको मिल गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू माइनस mg vt sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहां पे हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, लेकिन एफबीडी के बिना कोई काम नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका क्या, द वर्क डन। क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। भाई कमेंट करते चलिए, बताते चलिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, साथ में रहेंगे तो वर्क एनर्जी पावर पूरा का पूरा मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन समझने से पहले, ये क्वेश्चन समझने से पहले हम वर्क डन निकालने वाले हैं, बात जरा समझिएगा। ठीक है, अब अगर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स इसमें कंडीशंस आती हैं। अगर आपको एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो क्या करोगे, अगर आपको क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, जैसे जैसे आपको कह दिया है भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लग रहा है आपका एफ, सपोज करिए जो आपका एफ है दैट इज एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप प्लस एफ ऑफ जेड के कैप, ये आपका फोर्स लग रहा है मान लेते हैं। ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है दैट इज डी एस, वो है आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो वर्क डन आपको निकालने कह दिया है,
वर्क डन निकालने कह दिया है, ए से बी तक मान लेते हैं, ठीक है। सो वर्क डन W इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर F डॉट वेक्टर ds, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। और हमें कह रहा है इनिशियल पोजीशन A थी, फाइनल B था, मतलब A से B तक हम लेके गए, तो ये वर्क डन निकाल लो। तो अगर आपको ऐसी चीज दी हुई है तो भाई देखो F भी वो XYZ के टर्म में है और जो dx है वो भी क्या है, XYZ के टर्म में है। तो आप इसको ऐसे निकाल लोगे भाई कि F मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल चीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IIJJ और KK का डॉट प्रोडक्ट में IIJJ और KK मल्टीप्लाई होता है, बाकी कुछ मल्टीप्लाई तो होता नहीं है। तो यहां पे देख लेंगे हमें A to B F ऑफ I करोगे तो FX हमें क्या मिलेगा, FX dx प्लस IIJJ, JJ मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, FY dy प्लस FZ dz, है ना। इंटीग्रेट करो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी वर्क डन W इक्वल्स हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल A to B FX dx प्लस इंटीग्रल A to B FY dy प्लस इंटीग्रल A to B FZ dz, ठीक है। तो ये अलग 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 जब आपका XYZ कंपोनेंट में दिया गया रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट, ये तो हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन पे आते डायरेक्ट, हमें F दिया है X में Y में, वेरी गुड, ठीक है ना। A force F x on and Newton acts on the particle which moves in x direction from the origin, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन से x डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये ओरिजिन था, यानी इनिशियली A पे था, फाइनली B पे पहुंचा, ओरिजिन से मूव कर रहा है। तो x एक्सिस पे ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हो गया 0 हो गया x कोऑर्डिनेट, और B पे जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट निकालना है मुझे, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए भाई ये खाली x डायरेक्शन मूव कर रहा है, x डायरेक्शन खाली मूव कर रहा है, y मूव कर ही नहीं रहा, तो y में सोचने की जरूरत नहीं है। सो वर्क डन जो dw जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 to 5, शॉर्टकट है देखिए 0 to 5 f ऑफ x इंटू dx बराबर f ऑफ x, यानी x वाला क्या दिया आपको 4x, यानी हो गया 4x dx बराबर, एकदम इजी था। 4x की वैल्यू निकाल लोगे, 4 हमारा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, x स्क्वायर, डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे सॉरी, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट हो जाएगी क्या 0 to 5, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो गया आपका 4, 5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है ना भाई, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। 5 का स्क्वायर करोगे 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 2 4, क्या आ गया 25 इंटू 2 दैट इज 50 जूल का वर्कआउट हुआ। काम खत्म, शॉर्टकट, 1 मिनट में आपका आंसर आया। यहाँ पे देख रहे हैं भाई, इसके लिए थियरी इंपॉर्टेंट है, हमने y को कंसीडर किया ही नहीं, भाड़ में y हमें चाहिए नहीं y को, ओके। ये हो गया कंडीशन आपको x y और z के टर्म में दिया हो। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए इसी तरह होता है, कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन करते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन में कहा गया एक फोर्स है दैट इज 0.5 x plus 10 x on a particle, here f is in Newton and x is in meter, calculate the work done by the force during the displacement of the particle from x equals to 0 to x equals to 2, x equals to 0 से x equals to 2 तक जाने में, x equals to 0 से x equals to 2 तक जाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना होगा। एकदम इजी है, वर्क डन निकालना है। 2 फंक्शन दिए आपके, y मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, y नहीं है तो कांस्टेंट टर्म तो है, तो वर्क डन जो dw हो जाएगा सिंपल है, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जो होगी, लिमिट क्या होगी 0 to 2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 to 2। यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है आपका 0.5x dx प्लस दूसरा है 10, इंटीग्रेशन इसकी भी हो जाएगी 0 to 2, इंटीग्रेशन है आपका 10 dx, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 हमारा कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल दोगे आप 0 to 2, प्लस 10 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, लिमिट डाल दोगे आप 0 to 2। समझ में आ रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर, कोई सॉल्व करने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 0.5, अपर लिमिट है 2, 2 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया आपका 2, 0.5 2 1 जा 2 2 जा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 1, और 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 कितना आ गया 21 जूल। आंसर इज 21 जूल। देखिए मात्र 30 सेकंड्स में क्वेश्चन आपका आंसर आ गया फटाफट, ठीक है। 2 मिनट आपको मिलते हैं, कोई हाई नहीं होती, 2 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, ये मान के चलो, ठीक है। हमें प्रैक्टिस मारनी है भाई 1 मिनट के लिए।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समझिएगा क्वेश्चन, ये समझिए, यहां पे आपको देखो जो फोर्स दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड नहीं है, इन द फंक्शन ऑफ टी है। क्या है? इन द फंक्शन ऑफ टी, यानी इन द फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के साथ, इसका सॉल्यूशन के साथ आपको समझ में आने वाला है, तो बने रहिएगा साथ में भाई। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक फोर्स है जो है कि आपका 2t² का, वो अप्लाइड हो रहा है किस पे? 2 kg के ब्लॉक पे। देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम 2 सेकंड। इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, 2 सेकंड में वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से? इनिशियल जो ब्लॉक था वो कितना था भाई? वो कितने किस पे था? एट रेस्ट था। चलो एकदम सिंपल सा चीज है, देखो यार ये ब्लॉक है मेरा, हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है। जब आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 थी। इसका वेट जो है वो 2 kg का है। आपने इस पे एक फोर्स लगाया F, जिसकी वैल्यू क्या थी? 2t² थी। तो भाई जब आप फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमें एक चीज बहुत, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होना शुरू होता है। तो भाई हमें पता है कि F इक्वल्स टू हो गया आपका 2t²। हमें एक चीज और पता है कि जो फोर्स F होता है इसकी वैल्यू होती है m इंटू ए, न्यूटन के लॉ से, दैट इज 2t²। हमें m की वैल्यू पता है 2 है ना, यानी 2 इंटू ए इक्वल्स टू 2t²। 2 आपका कैंसिल हो गया, आपको मिला एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू t²। इससे वो एक्सेलरेट कर रहा है। बात जरा समझिएगा, इससे क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है। सिंपल सी चीज है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक चीज और पता है इसी से कि भाई dv बाई dt, एक्सेलरेशन a को क्या होता है? dv बाई dt, जिसकी वैल्यू क्या हो गई? t²। ठीक है, अब यू कैन से dv इक्वल्स टू t² dt। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो dt यहां पे आके मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको 0 टू v, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू v। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv है ना, दैट इज v। अच्छा यहां पे हो गया, सॉरी 0 टू v, 0 टू v, और यहां पे टाइम है इसलिए 0 टू 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv आपका हो गया v, विच इज इक्वल्स टू t³ बाई 3। t³ बाई 3 लिमिट हो गई आपकी 0 टू 2। हम यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझिएगा जरा, ठीक है। उसके बाद हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमें वेलोसिटी जो मिल गया यहां से, दैट इज t³ बाई 3। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे? अच्छा आपको यहां पर टाइम भी दिया हुआ है तो वेलोसिटी v मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो आपको मिल जाएगा, या फिर इसको ऐसे, चलिए यहां पे लिमिट ना रखें, यहां पे 0 टू 2t करते चलिए। ठीक है, बाद में हम इसकी वैल्यूज कर लेंगे। तो ये आपको मिल गया क्या? 0 टू, ठीक है, 0 टू t, यानी आपको मिल गया क्या? t³ बाई 3। वेलोसिटी v की जो वैल्यू मिल गई वो 0 टू t, वो आपका आ गया वेलोसिटी v इक्वल्स टू t³ बाई 3। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। अब आता है वर्क डन। देखिए अगर टाइम नहीं दिया होता भाई तो इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है। देखो वर्क डन dw इक्वल्स टू होता है f इंटू dx, f इंटू dx। अगर आप इसको डिवाइड बाई dt कर दो तो इसको मल्टीप्लाइड बाई dt करना पड़ेगा, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अच्छा अब f की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 2t²। dx बाई dt होता है आपका वेलोसिटी v, उसकी वैल्यू पता है मुझे, दैट इज t³ बाई 3 dt। ये हो गया dw वर्क डन। ये क्या हो गया आपका? dw वर्क डन हो गया, बराबर। यानी आपको मिल गया dw वर्क डन, dw इक्वल्स टू 2 बाई 3 t टू द पावर 5 dt। एक फॉर्मूला बन गया है भाई, समझ रहे हो? अगर t के टर्म में दिया होगा तो हमें इस तरह से इसको ब्रेकआउट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया dw इक्वल्स टू 2 बाई 3 t टू द पावर 5। सो टोटल वर्क डन हमें निकालना है 0 टू 2 सेकेंड, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो dw इक्वल्स टू 2 बाई 3 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt कर देंगे, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू 2। तो आपको वर्क डन w जो मिल जाएगा वो हो जाएगा कितना?
2/3 इंटू, देखो t टू द पावर 5 इंटीग्रेशन करोगे तो t टू द पावर 6/6, लिमिट डाल देनी है आपको कितनी, 0 to 2 डाल देनी है भाई। ठीक है, ये याद रखना है, अगर आपको फोर्स जो है वो टाइम के टर्म में दिया है तो हमें क्या करना है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है पूरा का पूरा भाई। ये बात समझिए जरा, ये हो गया आपका 2/3, चलिए इंटू 2 का पावर 6, ठीक है 2 का पावर 6 कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 और 4 जा 16 4 जा 64, ये आ जाएगा ना 64, ये आएगा भाई, चेक कर लो। 2 का पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आएगा। ठीक है 64 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सही है, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये। ठीक है तो 2 1 जा 2 2 3 जा, ये आ गया आपका क्या 64/3 जूल। सो वर्क डन इज 64/3 जूल। अगर आपका जो फोर्स है इन टर्म्स ऑफ टाइम t दिया होगा तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है भाई, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराबर क्वेश्चन कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वैरीज विथ एक्स एज शोन इन फिगर। अच्छा भाई फिगर आपको नहीं दिया, चलो ठीक है, अच्छा मैं ड्रॉ करके दे देता हूं। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट x है, ये आपका फोर्स F है, तो इसके अंडर फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, तो वर्क डन अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दोगे, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है अंडर द कर्व जो एरिया आ गई वही आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, वही आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। आपको वही सॉल्व करके ले लेना है, बस एरिया निकाल दिया। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका जो एरिया आ गया वो निकाल दिया तो वर्क डन मिल जाता है। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ठीक है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है भाई वर्क डन। क्वेश्चन में इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया गया, आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है यहाँ देख ले, यहाँ बता दिया मैंने, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 6 है, ये आपका 5 है, यहाँ पे आपका ये भी आपका कितना है 5 है। ठीक है ओके, ये आपका फोर्स है F इन न्यूटन और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर। तो हमें निकालना है 0 से 6 यानी यहां से यहां तक में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, तो हम इसके नीचे की पूरी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ कितनी है भाई 4 सामने हो जाएगा, इंटू ब्रेड्थ यानी ये वाली हाइट कितनी आ गई, देखो ये 5 है, 4 इंटू 5 प्लस ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस है 4 2 6 यानी 2 और हाइट मतलब ये वाली हाइट वो कितनी है 5, ये कैंसिल हो गया, 4 5 20, 20 प्लस 5 कितना आ गया आपका आंसर 25 जूल। एकदम आराम से फटाक से हो गया क्वेश्चन, ये क्लियर है एकदम भाई। ठीक है चलिए कमेंट करके बताते चलिए यार, कमेंट करके बताते चलिए सब चीजें समझ में आ रही हैं क्या। ठीक है और अगर ऐसा लग रहा है भाई मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं तो जरा वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है अभी एक होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात जरा समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। एक मिनट पे क्या हो जाता है यार, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स, देखो फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका CONSERVATIVE कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट, इस पे पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है वर्क डन पे पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है वर्क डन, जो वर्क डन होगा इस फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उस पे पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इट इज पाथ डिपेंडेंट, मतलब जो वर्क डन है वो आपका क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब ये कि वर्क डन पे पाथ का फर्क पड़ता है। जैसे
कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आप नॉर्मल जो फोर्स आप लगा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को आप ए से बी पे लेके जा रहे हो, जैसे यहां से आप यहां से ऐसे लेके इसको यहाँ पे ऐसे आए, या आपको ए ऐसे गए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, ए को डायरेक्टली उठाए और यहाँ पे बी पे लेके आ गए, या आप यहाँ पे ए था इसको डायरेक्टली यहाँ पे उठाया और क्रॉस में यहाँ पे बी पे लेके आ गए। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा तीनों केसेस में 1 2 3, जो वर्क डन होगा वो जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें क्या, क्योंकि वर्क डन जो W होता है वो होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन तो ये जो आपका फोर्स लगा यहां पे वो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जो आप फ्रिक्शन की बात करो, फ्रिक्शन भाई, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स जो हो गया वो सारे हो गए क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि अगर आप यहां पे अगर फ्रिक्शन काम करता तो भाई देखो यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा देर तक ज्यादा डिस्टेंस तक लगता, यहां पे कम डिस्टेंस, यहां पे उससे भी कम डिस्टेंस। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए आपका कहा गया है, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, ठीक है, कि कैलकुलेट द वर्क डन। अब हम जो बातें करने वाले वो सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वही फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम 1 2 to 4 5 इफ एफ आपको दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एफ दिया है, हमें फाइंड आउट कर लेना है क्या, ठीक है। वर्क डन एकदम इजी से है, देखो यहां पे देखो फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, जो फोर्स जो आपका वर्क डन डब्ल्यू होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4, ये dx हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और लिमिट जो है एक्स की वो क्या है 1 to 4 है, एकदम इजी, देखो 1 to 4 है, बराबर। अच्छा, और दूसरा है प्लस, देखो मुझे कैसे पता चला ये एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि आई कैप लिखा है ना, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, तो हमने लिख दिया वर्क डन 4, फोर्स लग रहा है एक्स कंपोनेंट फोर्स का है 4 और dx, और दूसरा हम लिख लेंगे y कंपोनेंट भी दिया हुआ है तुम्हारा, y है, y कितना है आपका 3, यहां पे लिख देंगे dy, और लिमिट जो हो जाएगी वो y की वो कितनी हो जाएगी 2 to 5, क्या हो जाएगा 2 to 5, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एकदम इजी था क्वेश्चन। 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, लिमिट डाल दोगे आप 1 to 4, प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y, लिमिट डाल दोगे 2 to 5। होप भाई समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, ये हो गया 4, x की वैल्यू अपर, इसको सॉल्व करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 2, देखिए यहां पे हो गया 3, 4 माइनस 1 3, 4 3 जा 12 प्लस 5 माइनस 2 क्या हो गया आपका, फिर से 3 3 3 जा 9, आपका जो आंसर आ गया दैट इज 12 प्लस 9 दैट इज 21 जूल। सो वर्क डन जो यहां पे हो गया वो हो गया 21 जूल। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है भाई, कमेंट करते चलो, बताते चलो क्लियर है, राइट। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट है ना, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन वेक्टर दिस टू पोजिशन वेक्टर दिस अंडर अ फोर्स एफ दिस, फाइंड द वर्क डन। एकदम देखो सिमिलर था, बस यहां पे जो पोजीशन वेक्टर दे दिया है वहां पे पॉइंट था, यहां पे पोजीशन वेक्टर है, तो यहां पे जो पॉइंट है 2 और 3, 2 i कैप 3 j कैप मतलब कोऑर्डिनेट हो गया इसका 2, 3, ये r2 है 4 i कैप 6 j कैप यानी कोऑर्डिनेट हो गया 6, 4, 6। तो जो हमें वर्क डन निकालना है, देखो x और y दोनों कंपोनेंट दिए ना, तो इंटीग्रेशन x कंपोनेंट क्या है आपका 3x², इसको लिख दिया dx, x की लिमिट यहां पे चेक करो 2 to 4 है, एकदम इजी है, देखो एकदम इजी है, ये हो गया 2 to 4 प्लस यहां पे देखो y कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 2y, तो ये हो गया आपका 2y, y की लिमिट क्या है यहां पे 3 to 6, तो 2y dy लिमिट हो गई 3 to 6, सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो 3 कांस्टेंट टर्म है बाहर हो गया, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा x³/3, लिमिट हो गई आपकी कितनी 2 to 4, प्लस यहां देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y हो जाएगा y²/2, लिमिट दे देंगे अपन इसकी 3 to 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं है,
देखो ये 3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर है 4 का क्यूब 64 माइनस लोअर लिमिट है 2 का क्यूब 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट है 6 का स्क्वायर 36 माइनस लोअर लिमिट है आपकी 3 का स्क्वायर 9 64 माइनस 8 यहां आगे 56 प्लस 36 माइनस 9 दैट इज 27 ऐड कर दिया है 3 83 जूल वर्क डन। एकदम इजी था भाई, एकदम इजी था। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, वहां पे आपको ये पॉइंट्स दिए हुए थे, वहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ था पोजीशन का, यहां पे पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, काम खत्म। एकदम इजी भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है क्या, हाँ ये एक फॉर्मूला है, इफ f इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब परेशानी यहां पे हो गई, x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट दिया है वो y है और y की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट दिया है वो x है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 2 2 3 2 5 2 6। चलो लिमिट तो दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए भाई, इसको जरा समझना पड़ेगा, x की डायरेक्शन में y दिया है, y की डायरेक्शन में x दिया है। अब देखिए हम फॉर्मूले से चलते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट आपको समझ में आएगा ऑन द स्पॉट। देखो भाई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये फॉर्मेट समझने की जरूरत है आपको। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स F इंटू ds, फोर्स इंटू ds दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बराबर। चलिए फोर्स को आपको दिया है उसने y आई कैप प्लस x जे कैप। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम कह देते हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट है आपका क्या, ds जो है दैट इज नथिंग बट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। सपोज कर लीजिए हमने कह दिया इसको, ठीक है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अच्छा आई और जे मल्टीप्लाई होता है, डॉट में क्या होता है, खाली आई जे के मल्टीप्लाई होता है। तो आई का यहाँ पे कोएफिशिएंट y, यहाँ पे dx, ये हो गया आपका y dx प्लस यहां पे जो आपका कोएफिशिएंट है वो है x और ये है आपका dy, ये हो गया x dy। आई किया तो y dx, जे किया, बस। ये ऐसा नहीं ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो, नहीं, खाली आपको आई और जे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका dw। देखिए भाई अगर जिनको मैथ्स पता है, जिनके पास मैथ्स है, तो आप इसको देखो y dx प्लस x dy, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आप ये कह सकते हो भाई दिस इज द फॉर्मूला फॉर dxy, है कि नहीं है, ध्यान समझना। ये एक फॉर्मूला बन गया है dxy का, यूवी रूल यार, मैथ्स का यूवी रूल यहां पे लग गया है, बराबर है ना। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को, यानी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, dxy को, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, dxy को। बात समझिएगा, ठीक है, अगर परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, है ना। अच्छा तो अब हम क्या कर देते हैं भाई, अब हम कह देते हैं ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा एक्स वाई दोनों साथ में, जैसे यहां पे क्या देखो क्या दिख रहा था, आई कैप होता है एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर आई कैप। तो एक्स के डायरेक्शन में वाई दिया हुआ है और वाई के डायरेक्शन में एक्स दिया है, यानी एक ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वाई कर देना है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि जो एक्स वाई की वैल्यू है दैट इज के इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स वाई, के इक्वल्स टू क्या है एक्स वाई। हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट है 2 और 3, तो 2 और 3 के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 y3, यानी हो गया 6, दैट इज के इनिशियल कह दो इसको। और दूसरा पॉइंट दिया आपका 5 6, उसके लिए के फाइनल की वैल्यू निकाल देंगे, 5 और 6, x5 है y6 है, दैट इज 30। तो हमारा जो वर्क डन अब यहां पे हो जाएगा, जो वर्क डन आपका यहां पे हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा, देखिए हमने क्या कह दिया इसको, dw इक्वल्स टू dk। हमने कहा भाई कि k के प्लेस पे रख दो आप, xy के प्लेस पे रख दो k, तो हमें वर्क डन जो w मिल जाएगा वो मिल जाएगा इंटीग्रेशन d, xy के प्लेस पे हमने लिखा k, और इनिशियल वैल्यू जो है इसकी है 6, जो फाइनल है वो है आपका 30। इंटीग्रेशन ऑफ dk करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k, क्या मिल जाएगा k, और लिमिट डाल दोगे आप क्या, 6 to 30,
सिंप्लीफाई कर दोगे, अपर लिमिट 30 माइनस लोअर लिमिट 6, आंसर आ गया 24 जूल। सही है। तो भाई इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अगर हमारा परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है तो डायरेक्टली आपको ऐसे सॉल्व करके ले लेना है। तो शॉर्टकट में क्या कर दोगे भाई, शॉर्टकट में क्या कर दोगे, देखो यहाँ पे 2 6 सॉरी यहाँ पे 2 था, ये 3 था, 2 3 6 हो गया और ये हो गया 5 6 30। डिफरेंस निकाल दो दोनों का, कितना आ गया 24 डायरेक्टली। अगर लीनियर रहा तो अब यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा तो उसके लिए तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर में रहा, खाली लीनियर में रहा तो आप डायरेक्टली यही कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 24। सिंपल इजी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में हमारा है, अब देखिए यहां पे बातें होंगी भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। यहां से जो आपका टॉपिक शुरू हो गया है वो हो गया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए पहले, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल्स टू वाई आई कैप टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 0 टू 1 1 इन द फॉलोइंग कंडीशन। हमें y का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। एक में है y की वैल्यू x, एक में है y की वैल्यू x स्क्वायर। तो हमारा जो वर्क डन, देखो यार सिंपल सी चीज है, वर्क डन जो हम करते हैं वो करते हैं हम इंटीग्रेशन, यहां पे y दिया हुआ है ना, y dx और लिमिट है x की दैट इज 0 टू 1, क्योंकि ये जो आपका जा रहा है वो x की डायरेक्शन, i कैप मतलब x की डायरेक्शन में, इसलिए हम x का लिमिट लेंगे। यहां पे y लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 टू 1 कर लो, ऐसे होगा तो सेम ही, लेकिन y का आपको लिमिट नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, x का ही लिमिट लेना है। तो हमने लिख दिया y w इक्वल्स टू y x स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 टू 1। अब केस a समझिएगा भाई, केस a में y की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है x, ये हो गया आपका x dx। सिंप्लीफाई कर देंगे, x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल दोगे हो गया 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन जो हो गया केस ए में दैट इज हाफ जूल, दैट इज हाफ जूल, ओके। अब केस बी की बातें करेंगे। केस बी तो हमारा जो देखो वर्क डन था, हमारा वर्क डन w इक्वल्स टू था लिमिट 0 टू 1 y dx हमने निकाल के रखा हुआ है, हो गया लिमिट 0 टू 1। केस नंबर बी में y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर dx है, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर dx है। इसका लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई 0 टू 1, अपर लिमिट 1 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 तो 1 बाई 3 जूल। तो केस नंबर बी में जो वर्क डन था वो 1 बाई 3 जूल था। देखो ये अगर आप चेक करो, अगर आप ऐसे समझो कि यहां पे भाई पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो अगर आप a कहो तो a का मतलब क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है भाई वो है आपका एक पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन है ना, यानी पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है वो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y जो होगी ऐसे कुछ इस तरह का आपका पैराबोला बनेगा। इस कुछ पैराबोला पे इस तरह से इस पे मूव कर रहा है वो, यहां पे ना बनेगा, सॉरी यहां ऐसे बनेगा पैराबोला। तो भाई ये पाथ डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय u इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस bx where a and b are positive constants. Find the equilibrium position and discuss whether the equilibrium is stable, unstable or neutral. Stable, unstable और neutral, ठीक है। तो ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है वो आपको फाइंड आउट करना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, जो इक्विलिब्रियम, देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि F इक्वल्स टू जो होता है वो होता है माइनस du बाई dx, जहां पे u आपकी क्या है भाई पोटेंशियल एनर्जी है, u आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती है, एक होती है स्टेबल। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो पहली बात ये है भाई कि du बाई dx इक्वल्स टू 0। अगर इक्विलिब्रियम आपकी स्टेबल है, क्या है स्टेबल है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ u इज पॉजिटिव। और अगर अनस्टेबल है, बात समझिए, अगर क्या है इक्विलिब्रियम आपकी अनस्टेबल है
तो डबल डेरिवेटिव ऑफ u जो होगा वो होगा नेगेटिव। और अगर न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ u जो होगा वो होगा 0। ठीक है, तो सीधी सी चीज है। तो फाइंड द, हमें पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, तो हमें फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, हमें u आपको दिया गया है, u इज देखो ax स्क्वायर माइनस bx। तो हम यहां पे चेक कर लेंगे du बाई dx, तो a कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 2x माइनस b कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव हो गया 1। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है du बाई dx इक्वल्स टू 0। सॉरी, या इक्विलिब्रियम के लिए, खाली स्टेबल की बात नहीं करो, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है du बाई dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2ax माइनस b, अब b यहाँ पे लेके आओगे प्लस हो जाएगा, 2a का यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x। तो ये हो गया आपका पोजीशन। क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई कि जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, वो कौन सा इक्विलिब्रियम है वो फाइंड आउट करिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो हम इसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव d2u बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे देखो 2a, यहां पे देखो 2a कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। यानी क्या है आपका पॉजिटिव, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी इक्विलिब्रियम है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो बातें आपको क्लियर हो रही हैं भाई, बातें क्या हो रही है भाई, आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं बेटा, आज यहीं पे रुकते हैं हम लोग। कल जो है हमारा वो एनर्जी और पावर खत्म करने के साथ, एनर्जी तो शुरू ही हो गया था लगभग, अब एक आपका बचा है खाली वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद थोड़ा सा पावर बचा हुआ है। ये खत्म करने के बाद हम डायरेक्टली आने वाले हैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स पे। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा दैट इज पार्ट 3, उसमें आपका ये पूरा पूरा चैप्टर जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक भाई ये चीजें आप एकदम अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको ये चैप्टर समझना है, मैं फिर से कह रहा हूं भाई NLM आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद, यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।